हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी हिस्ट्री एंड बाय गगन यादव। तो दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे। उसके अंदर हमने कुछ पहले टॉपिक किया था जिसमें हमने देखा था कि इतिहास के विभाजन को या मतलब विश्व के इतिहास का विभाजन किस प्रकार किया जाता है, इसको किन भागों में बांटा जाता है और इसका नामकरण किन किन विद्वानों ने किया था, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं भारत का पाषाण काल। भारत के पाषाण काल को हम 5 भागों या 6 भागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का पाषाण काल या भारत का भारत का जो पाषाण काल था उसको किन भागों में बांटा गया, कैसे कैसे बांटा गया। तो पहले हम देखते हैं कि भारत में पहले कौन सा काल आया, पूरा पाषाण काल। दूसरा आया जी इसका सब पार्ट आता है। दूसरा आता है निम्न पूरा पाषाण काल। तीसरा आता है जी मध्य पाषाण काल। चौथा आता है जी उच्च पूरा पाषाण काल। पांचवा आता है जी भारत के अंदर मध्य पाषाण काल। छठवां आता है जी नव पाषाण काल। भारत के अंदर पाषाण काल को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है जी पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया है, जिसका क्या होता है जी, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये मैंने इसको कालक्रम के अनुसार क्यों लिखा है, ऐसे क्यों लिखा है सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6, ये मैंने इसलिए लिखा है कि कालक्रम के अगर अनुसार हम देखें, पहले सबसे पहले आएगा पूरा पाषाण काल। अगर हम टाइम या तिथि के अनुसार देखें तो फिर आता है निम्न पूरा पाषाण काल, फिर आता है मध्य पूरा पाषाण काल। यहाँ पे मैंने मध्य पूरा पाषाण काल नहीं लिखा, यहाँ पे पूरा आएगा पूरा पाषाण काल। और चौथा आता है उच्च पूरा पाषाण काल और 5वें नंबर पे आता है मध्य पाषाण काल और 6वें नंबर पे आता है नव पाषाण काल। अगर हम वैसे देखते हैं, साधारण तौर पर देखते हैं, तो पहले हम क्या पढ़ते हैं कि भारत के पाषाण काल में पहले आ जाता है पूरा पाषाण काल, दूसरे नंबर पे हम वर्णन कर देते हैं मध्य पाषाण काल का और तीसरे नंबर पे हम वर्णन करते हैं नव पाषाण काल का। और बाद में जो इनके सब टाइटल्स होते हैं या सब पार्ट्स होते हैं उनको हम बाद में विभाजित करते हैं। पर मैंने अगर हम सही कालक्रम के अनुसार देखें तो सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल, फिर आता है निम्न पूरा पाषाण काल, फिर आता है मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो अब हम आगे चलते देखते हैं कि पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है वो है 2 लाख से 10,000 और मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है 10,000 से 6,000 BC तक। ठीक है। और नव पाषाण काल का टाइम पीरियड है 6,000 से 1000 BC। मतलब आज तक का जो टाइम चल रहा है, आज तक का जो मानव है या मनुष्य है या कोई भी चीज़ है वो आज के टाइम पीरियड के अंदर आती है। वो किसके अंदर आती है, नव पाषाण काल के अंदर आती है। तो अब हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है और मध्य पाषाण काल को मिजोलिथिक एज भी कहा जाता है या माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। ठीक है। नव पाषाण काल का तो आपको पता ही है दोस्तों, इसको नियोलिथिक एज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नियोलिथिक एज का बोला जाता है, इसको नियोलिथिक एज, इसको हम बोलते हैं नियोलिथिक एज। तो अब हमने देख लिया कि भारत के पाषाण काल को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिनका वर्णन हमने अच्छे से प्रकार से कर लिया। आज हमने पढ़ना है निम्न पूरा पाषाण काल के औजार कहाँ से मिले हमें भारत के अंदर या विश्व के अंदर, या कि इनके क्षेत्र कौन कौन से रहे हैं। ठीक है जी। तो अब हम दोस्तों देखते हैं कि औजार, निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर औजार मिले हैं हमें, पेबल और एशुलियन 2 टाइप के औजार मिले हैं, जिसके अंदर मिले हैं चापर और चॉपर। पेबल औजार सोन नदी किनारे पर मिले हैं हमें, ये भाई याद रखना है कि सोन नदी के किनारे मिले हैं हमें। इस कारण इसे पेबल संस्कृति या सोन संस्कृति का भी नाम दिया जाता है। पेबल जो औजार थे वो बट्टिकाशन एक पत्थर का प्रकार होता है, उसको बोलते हैं हम बट्टिकाशन को बोलते हैं, पेबल औजार बोलते हैं बट्टिकाशन के बने हुए। नदी के साथ गति करने वाले चट्टानी अवसादों को पेबल कहलाते हैं। कई बार कोई बच्चे क्वेश्चन पुट कर ही लेते हैं या कोई मित्र या दोस्त क्वेश्चन पुट कर लेते हैं भी, सर या मैम भी ये जो पेबल मतलब औजार थे वो किस प्रकार थे, कैसे आए, कहाँ से आए। तो हम देखते हैं कि नदी के साथ गति करके बहकर आए हुए, जैसे छोटे छोटे कंकर होते हैं, चट्टानी अवसाद होते हैं, वो गति के साथ बहकर जो आते हैं, मिट्टी जहाँ जमा होती है उन्हें हम पेबल कहलाते हैं। पेबल औजार, अब हम आगे देखते हैं पेबल के औजार के प्रकार। एक धार वाले पेबल कहलाते हैं, जैसे कि चापर हो गया, और इसके अंदर कौन सा आता है जी औजार, गंडासा औजार आता है।
दूसरे नंबर पे आता है जी क्षणधारी पेबल औजार, इनको बोलते हैं हम चॉपर औजार। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें खंडक खंडक खंडक, जैसे कि बेडोल सा होता है पहले तो गंडासा, जैसे जैसे कि आदि मानव आपने कभी कहीं कोई पिक्चर या कोई इमेज के अंदर देखा होगा कि लकड़ी की कुहाड़ी होती है, उसमें पत्थर से बांधी होती है, वो मतलब एक तीखा सा पत्थर नुकीला, जैसे कि ऐसे ट्रायंगल शेप के अंदर छोटा सा बांध के बनाई होती है, उसी धार धार के ऊपर होता है खंडक। खंडक होता है ऐसे सीधा सीधा, अगर हम देखें तो जिसके आधार पे हम वो कोई चीज़ नुकीली चीज़ें छीलने के लिए काम आता है वगैरह। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि औजारों का नामकरण, इन औजारों का नामकरण किसने किया। पेबल पेबल के अंदर चापर और चॉपर जो औजार थे, इनका नामकरण किसने दिया था, औजारों का नामकरण किया था एच.एन. मोवियस द्वारा किया गया था इन औजारों का नामकरण। तो आगे हम टॉपिक में देखते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं जी हमारे एशुलियन। पीछे हमने किया है पेबल औजार, आज दूसरे नंबर पे आता है हमारा एशुलियन औजार। एशुलियन औजार के अन्य नाम कौन से हैं। मद्रास संस्कृति कहा जाता है इसे, हैंडक संस्कृति कहा जाता है। ठीक है जी, यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। एशुलियन औजार का नाम है वो कहाँ से लिया गया, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसे हम एशुलियन औजार कहते हैं। एशुलियन औजार के अंदर हमें क्या क्या कौन से औजार मिले हैं वो हम आगे देखते हैं कौन से मिले हैं। हस्तकुठार, क्लीवर, विदारणी, स्क्रैपर। स्क्रैपर जैसे आजकल हम आलू छीलने के लिए स्क्रैपर वगैरह लेते हैं ना, उसको बोलते हैं स्क्रैपर। विदारणी एक तरह की, अगर हिंदी में देखें, अगर यहाँ पंजाबी में देखें खुरचनी। खुरचनी जिन्हों के घरे एक नॉर्मल जी गल है, अगर मैं पंजाबी में बात करूँ तो जिन्हों के घरे दुध रिड़कते हैं या रिड़कने ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਲਾਈ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ हैं ਉਹਨੂੰ विदारणी या स्क्रैपर या खुरचनी किया जाता है किनू। ठीक है जी, अब हम आगे देखते हैं कि पत्थर के औजार को एशुलियन कहा जाता है। पत्थर दे बने औजारां नू एशुलियन औजार कहा गया जी, तो हुण आप कहा गया है। अब हम देखते हैं कि खोज किसने की। 1864 ईस्वी में वधुमदुरई व अंतिकरपम, मद्रास के वधुमरई और अंतिकरपम में किंग महोदय जी, ये राइटर का नाम है, किंग महोदय ने इनकी खोज की थी। दक्षिण भारत में इनकी खोज की गई। एशुलियन औजार कहाँ पे पाए गए हैं, दक्षिण भारत के अंदर पाए गए हैं। कौन सी नदी के किनारे पाए गए हैं जी, ये हमें मद्रास संस्कृति व हैंडल संस्कृति के आधार पर देखते हैं हम, और इनको मद्रास के अंदर पाए गए हैं। मद्रास से हमें हैंडक्स औजार की प्राप्त हुई है। हमें औजार तो मिले हैं पर हमें मद्रास सिटी से कौन सा औजार मिला है, हैंडक्स संस्कृति के औजार मिले हैं। एशुलियन के अंदर हैंडक्स संस्कृति के औजार मिले हैं, इस कारण इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि लोअर पैलियोलिथिक एज के क्षेत्र, पीछे हमने आपको बताया था कि पुरापाषाण काल का एक भाग है, जैसे कि ये देखते हैं हम यहाँ पे निम्न पुरापाषाण काल। अब हम देखते हैं कि पुरापाषाण काल के अंदर, निम्न पुरापाषाण काल के अंदर जो औजार के क्षेत्र मिले हैं वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, किन किन मतलब इतिहासकारों या कि वैज्ञानिकों ने वहाँ पे खोज की कि यहाँ पे इस प्रकार के औजार मिले हैं और उनको इनका नामकरण किन किन इतिहासकारों ने दिया है। तो अब हम आगे देखते हैं कि लोअर पैलियोलिथिक एज के क्षेत्र, लोअर पैलियोलिथिक एज को कहा जाता है निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है जी, यदि इसके अंदर हम देखते हैं कि सोन संस्कृति क्यों कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि 1928 ईस्वी में डी.एन. वाड़िया जी, ये इतिहासकार भी है और वैज्ञानिक भी है जिन्होंने यहाँ पे खोज की थी, ने सोहन नदी जो कि आज के टाइम जिसको हम बोलते हैं कि लहंदे पंजाब के अंदर है। ठीक है जी, पश्चिमी पंजाब, जो पीछे पाकिस्तान करेंगे, ये बंटवारे के टाइम के पहले की बात हो रही है। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के किनारे इसकी खोज की। किसने खोज की, 1928 ईस्वी में डी.एन. वाड़िया ने खोज की। किसकी खोज की, सोन संस्कृति के औजारों में, सोन संस्कृति में से औजारों की खोज की। सोन संस्कृति से नाम क्यों दिया जाता है, सोन नदी के किनारे ये औजार खोजे गए थे। कौन से औजार खोजे गए थे, लोअर पैलियोलिथिक एज के
जो औजार खोजे गए थे और क्षेत्र खोजे गए थे, इसके आधार पर इसे सोन संस्कृति कहा जाता है। कि कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कि RPSC फर्स्ट ग्रेड या पंजाब मास्टर कैडर लेक्चरर के अंदर भी हम देखते हैं कि सोन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। सोन नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। पुरातन भारत के अंदर विशेष प्रकार की नदियां बहती थी, जिनके अंदर हम देखते थे कि बहुत सी नदियां देखने को मिली है और उनके अंदर एक सोहन नदी भी मिली है। सोहन नदी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कि सब्सिडरी रिवर ऑफ सतलुज की सब्सिडरी रिवर कौन सी है, इनमें से अगर ऑप्शन आ जाए कि सोहन नदी, तो मित्रों आपने ऑप्शन लगाना है सोहन नदी। अब हम देखते हैं कि DN वाडिया को सोन संस्कृति का फादर कहा जाता है। DN वाडिया को सोन संस्कृति का फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने लोअर पैलियोलिथिक एज के जो औजार थे, सबसे पहले औजार थे, इन्होंने खोज की थी 1928 के अंदर। DN वाडिया ने सोन नदी के किनारे इनकी खोज की, इस करके इन्हें DN वाडिया को फादर ऑफ सोहन संस्कृति कहा जाता है या फादर ऑफ सोहन कल्चर कहा जाता है। ठीक है जी। अब हम आगे देखते हैं कि 1930 ईस्वी में आर्युटाड पिंडी घेव एक क्षेत्र है दोस्तों, पिंडी घेव की खोज की। आर्युटाड ने पिंडी घेव की खोज की। और मैंने आपको एक पीछे पढ़ाया था कि पुरातात्विक भाग या भारत के इतिहास के विभाजन के समय टेरा और पीटरसन दो वैज्ञानिक भारत आए थे। ये कहाँ से आए थे? ये भी मैंने आप लोगों को उस वक्त बताया था। ये दोनों जी हमें ये टेरा और पीटरसन कैम्ब्रिज से भारत आए थे। टेरा और पीटरसन कैम्ब्रिज से भारत आए थे 1935 ईस्वी में, जिन्होंने कश्मीर, पंजाब, शिवालिक क्षेत्र या हिम नदियाँ ग्लेशियर के ऊपर अध्ययन किया या खोज की, या जिनके बारे में बताया कि यहाँ पे ग्लेशियर की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने भी सोन संस्कृति के अंदर अपना बहुत अहम योगदान दिया है। और इन्होंने टेरा व पीटरसन ने भी इसकी खोज की, पिंडी घेव की। किसकी खोज की दोस्तों? पिंडी घेव की। अगर ऑप्शन में तीनों आ जाएं, अगर कभी कभार क्वेश्चन आ जाए कि 1930 ईस्वी में सोन संस्कृति की खोज किसने की, जिसके अंदर सोन संस्कृति के क्षेत्र पिंडी घेव की खोज किसने की? 1930 ईस्वी में पिंडी घेव सोन संस्कृति क्षेत्र की खोज किसने की? अगर तीनों ऑप्शन आ जाए तो मित्रों तीनों ही लगेंगे। और अगर एक आ जाए जैसे कि आर्युटाड, तो आर्युटाड लगेगा। अगर दोनों आ जाए टेरा और पीटरसन लगेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि टेरा और पीटरसन कहाँ से आए थे, तो ये मित्रों 1935 ईस्वी में कैम्ब्रिज से भारत आए थे। किसके आधार पर आए थे? इन्होंने कश्मीर, पंजाब, शिवालिक क्षेत्र, साक्ष्यों की, ग्लेशियर, हिमनद की खोज की और उनकी संरचना के आधार पर इन्होंने अध्ययन भी किया और इन्होंने अपनी बुक्स भी लिखी हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि सोन संस्कृति है, ये लोअर पैलियोलिथिक है, सोन संस्कृति के क्षेत्र है। इनमें 5 प्रकार की वेदिकाएं पाई गई हैं। 5 प्रकार की वेदिकाएं कौन सी होती हैं? इसके आधार पर हम अब बताते हैं कि 5 प्रकार की एक वेदिकाएं, जैसे कि एक ना ये मतलब एरिया है जिसके अंदर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हैं, पेड़ ही पेड़ लगे हैं। ढलान होती है, ये एक तरह की पहाड़ के नीचे की ओर ढलान होती है। जैसे असम के अंदर चाय पत्ती वगैरह लगाते हैं ना, तो जैसे ऐसे अलग अलग ऐसी त्रिकोण प्रकार की ना छोटी छोटी नदियाँ सी बनी होती है, उनको हम बोलते हैं वेदिकाएं। ऐसी छोटी छोटी प्रकार की नदियाँ बनी होती हैं, उनको हम वेदिकाएं बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये UGC नेट के अंदर क्वेश्चन आया सर हिस्ट्री के अंदर कि सोन संस्कृति क्षेत्र के अंदर कितने प्रकार की वेदिकाएं पाई गई हैं? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 2 प्रकार की, 1 प्रकार की। तो अब हम देखेंगे कि सोन संस्कृति के अंदर 5 प्रकार की वेदिकाएं पाई गई हैं। तो इसी के आधार पर हमारा ये छोटा सा टॉपिक है मित्रों जो कवर होता है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि सोन संस्कृति के फादर किसे कहा जाता है? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि सोन संस्कृति के फादर किसे कहा गया है। और टेरा और पीटरसन कौन से देश से भारत आए थे? इन्होंने किसकी संरचना पर अध्ययन किया? और थैंक यू सभी को इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो।